नमस्कार साथियों, मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो है भारत में न्यायालयों की भाषा। साथियों, हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते समय एक व्यक्ति को हिंदी में बोलने से मना कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि मिस्टर, स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इज इंग्लिश, सो यू हैव टू यूज इंग्लिश हियर। इसका अर्थ यह हुआ कि महाशय, आप सिर्फ इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि कोर्ट की भाषा इंग्लिश है, इसलिए आपको इंग्लिश ही यूज करना पड़ेगा। क्या यह एक सामान्य बात है? भाषा विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते और इसी विषय पर मेरा शोध भी है, लैंग्वेज ऑफ द लॉ, तो यह मेरा शैक्षणिक और नैतिक धर्म है कि इस विषय पर बात करूं। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह आपका भी धर्म है कि भारत में न्यायालयों की भाषा क्या है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर हिंदी में बात कर सकते हैं? क्या आप भारत के किसी भी उच्च न्यायालयों में जाकर, किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर आप हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी में लिखकर दे सकते हैं? क्या वहां के वकील, जज हिंदी में बात करते हैं? इन सारी बातों को आपको जाननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में न्यायालयों की भाषा क्या है। क्यों गुजरात हाई कोर्ट ये बात कह रही है कि आपको हिंदी में नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ इंग्लिश यूज करना है? ऐसा क्यों कहा? और साथियों, इस बात पर भी विचार करिए कि आजादी के 75 साल बाद जब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज भी हम अपने न्यायालयों में हिंदी में नहीं बात कर पा रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट, जिसको ये जिम्मेदारी है कि देश में मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, और वहां पर आप हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे। संविधान जब लागू हुआ तो इंग्लिश को मात्र 15 सालों के लिए रखा गया था कि 15 साल में स्थिति ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम हिंदी को कोर्ट में लागू कर देंगे। लेकिन 75 साल तक नहीं हो पाई। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इस वीडियो में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारत में न्यायालयों की भाषा क्या है, पहले क्या थी, यानी कि आदिकाल में क्या थी भारत में न्यायालयों की भाषा, मध्यकाल जब मुसलमानों का शासन हुआ उस समय क्या थी, वर्तमान में क्या स्थिति है भारत में न्यायालयों की भाषा के संबंध में। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी क्या चलता है, कहां रूल है, कानून कहां है। रूल पर बात करेंगे कि क्या रूल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, क्या इसके लिए कोई एक्ट लाया गया है, अभी तक सरकारों ने क्या किया है इस संबंध में। जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है, इसका क्या प्रभाव है हमारे देश के नागरिकों पर, क्या हमें न्याय मिल पाता है, क्या हमें समय से न्याय मिल पाता है, इस पर बात करेंगे भाषा को लेकर, और फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि होना क्या चाहिए। साथियों, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। ये जरूरी नहीं है कि आप परीक्षा दे रहे हैं, कोई आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इन सब बातों को पढ़ें। जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको ये जानना चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि हिंदी हमारी देश की राजभाषा है और हिंदी की अवहेलना हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि मिस्टर, स्पीक इन इंग्लिश ओनली। ये शर्म की बात नहीं है। हम क्या आजाद हुए हैं? हमारा ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब हमें संविधान देता है हमारा ये अधिकार के रूप में, तो एक्सप्रेशन क्यों हम इंग्लिश में ही करें? क्या इंग्लिश बोलने वाले हर व्यक्ति विद्वान ही होते हैं? अरे इंग्लैंड में जाइए, एगो पागल भी इंग्लिश बोलेगा, अमेरिका में जाइए, एगो मूर्ख भी इंग्लिश बोलेगा, कि जैसे भारत में हिंदी आम बात, भोजपुरी आम बात। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको करने के लिए, इस अधिकार को पाने के लिए इंग्लिश बोलना ही जरूरी है। आप सोचिए कि क्या जरूरी है? और अगर ये जरूरी है तो मुझे बताइए कि कबीरदास को तो इंग्लिश नहीं आती थी। आज तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि कबीरदास अपना एक्सप्रेशन इंग्लिश में किए हैं। और मैंने आज तक ये भी नहीं पढ़ा है कि शेक्सपियर जो था उसको हिंदी आती थी। तो क्या भाषा के कारण हम अपनी संवेदना, अपने एक्सप्रेशन को रोक पाएंगे?
क्या मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो हमें शिक्षा ग्रहण का अधिकार नहीं है? या किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है तो उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है? अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं तो क्या मुझे समाज में उपेक्षित रहना पड़ेगा? इन सारी बातों को आप सोचिए कि भाषा ज्ञान का मोहताज नहीं है। कोई भी एक भाषा आप जानते हैं तो उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करने आज जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ चर्चा में शामिल होइए और वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बढ़ाइए हौसला, अच्छे अच्छे वीडियो और बनाएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में न्यायालयों की भाषा की स्थिति क्या रही है और अभी क्या है। देखिए, पहले आदिकाल में, वैदिक काल में, यानी मैं ये कहूं तो आज से आपको 3000 साल पहले से 2000 साल पहले से ऐसा मान लीजिए, भारत में जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, इसमें कस्टमरी लॉ हुआ करता था। या यूं कहें कि पूरी दुनिया में ही पहले कस्टमरी लॉ चलता था। कस्टमरी लॉ का मतलब यह हुआ कि हम अपने कस्टम से, अपनी संस्कृति से हम शासित होते थे। हमारे पूर्वजों ने जो बना दिया था, हम उससे शासित होते थे। तो वैदिक काल में जो धर्म ग्रंथ होते थे, उस धर्म ग्रंथों में ही न्याय का ग्रंथ होता था, जो भारत में मनुस्मृति के नाम से आप जानते हैं कि एक मनुस्मृति देश का पहले संविधान था वैदिक काल में। उसी से दंड विधान, उसी से न्याय विधान चलाया जाता था। और उसकी भाषा, वैदिक काल में मनुस्मृति की भाषा संस्कृत थी और मूल भाषा संस्कृत होने के कारण विद्वानों के बीच संस्कृत प्रचलित था, बहुत ज्यादा जोर शोर पर था। संस्कृत में ही साहित्य लिखे जा रहे थे, संस्कृत में ही लोग वाद विवाद किया करते थे और कोर्ट में भी संस्कृत ही प्रयोग किया जाता था। कोर्ट, संस्कृत में ही लोग एक दूसरे को न्याय देते थे। अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो, अगर बात राज दरबारों तक पहुंची तो संस्कृत में ही सारे ग्रंथ लिखे जाते थे वैदिक काल में। जैसे जैसे संस्कृत की महत्ता कम होते गई, जैसे जैसे भारत पर आक्रामकों का शासक यानी आक्रमणकारियों ने शासन करना शुरू कर दिया, तो मध्यकाल में, मध्यकाल कहां से अगर मैं ये कहूं तो 1000 ईस्वी के बाद, 1000 ईस्वी के बाद भारत में मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया। मोहम्मद गोरी आक्रमण किया, खिल्जी आक्रमण किया, गुलाम वंश ने आक्रमण किया, खिल्जी वंश ने आक्रमण किया, तुगलक वंश ने आक्रमण किया, सैयद वंश ने आक्रमण किया, लोदी वंश ने आक्रमण किया, मुगल वंश ने आक्रमण किया। ये सारे आक्रमण मुसलमानों ने किए। काबुल से आके, अफगानिस्तान के तरफ से आकर के भारत में आक्रमण किए, यहाँ के राजाओं को परास्त किए। यहाँ की राजाओं ने उनकी लगभग दास्ता और स्वीकार कर ली, कुछ थे जो लड़े भी। और इस आक्रमण में ना केवल उन्होंने भारत की संपत्तियों को लूटा, बल्कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति पर प्रभाव डाला। और सबसे बड़ा प्रभाव भाषा के रूप में देखा जा सकता है कि भारत की संस्कृत भाषा को दबा करके उन्होंने अपनी भाषा फारसी को लागू कर दिया। और भारत में लगभग 900 सालों तक, 900 या 1000 सालों तक देश की जो न्याय की भाषा थी वो फारसी हुआ करती थी। और ये 1000 से शुरू होकर लगभग 1800 के आसपास तक, 19 जब तक अंग्रेज भारत में पूरी तरह सक्रिय नहीं हो गए, तब तक देश की न्यायालय की भाषा फारसी हुआ करती थी। जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, और कब, लगभग 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने के लिए आए, वे लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए। लेकिन औरंगजेब को हराने के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद लगभग भारत पर, आधा भारत पर कब्जा कर लिए थे। और उस समय अपना वो लोग कोर्ट बैठाए, जो आज जिस कोर्ट को देख रहे हैं आप, वो अंग्रेजों का सिस्टम है। अभी जो लीगल सिस्टम है भारत में, वो अंग्रेजों का सिस्टम है।
और इस समय वे लोग पारसी को रिप्लेस करके, पारसी को हटा करके अंग्रेजी भाषा को कोर्ट की भाषा बनाए। यानी कि हम ये कहें कि आदिकाल में कोर्ट की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, संस्कृत में ही वाद विवाद कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुआ करते थे। मध्यकाल में फारसी में होते थे। उसके बाद वर्तमान में जब अंग्रेज आए तो फारसी को हटा करके वो इंग्लिश एस्टैब्लिश किए। अब देखिए 1600 से लेकर के यानी 1700 औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब कोर्ट यहां पर एस्टैब्लिश होने लगा इंग्लिश, तो एक कॉमन लॉ चला। कॉमन लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा कानून जिससे सब लोगों को शासित, सब लोगों को दंडित किया जाएगा, सब लोगों को कानून के अंदर रखा जाएगा, कॉमन होगा सब पे। ये कॉमन लॉ कहां से का है? ये कॉमन लॉ ये इंग्लैंड का है, ये कॉमन लॉ यूरोप का है। और जब अंग्रेज आए तो इस कॉमन लॉ को भी एस्टैब्लिश किए इंडिया में, जिससे कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे सब लोग शासित हो, अलग अलग ना हो, लोगों अपने कस्टम से ना जिए, हमारे लॉ से जिए, हमारे लॉ को पालन करें। तो अंग्रेजों ने इसको एस्टैब्लिश करने में सफल हो गए, वो सफल हो पाए अंग्रेज, और भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी लागू कर दिए। और वो भी सामान्य इंग्लिश नहीं, लीगल इंग्लिश, वो अलग होती है। एक दिन कभी मैं बात करूंगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल इंग्लिश, कि लीगल इंग्लिश की क्या क्या विशेषता होती है, जो मेरे शोध का विषय है। तो वर्तमान में अगर कहें, वर्तमान काल में अंग्रेजी। अब देखिए बात तो ये यहां तक समझ में आती है कि जब हमें अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, तो अंग्रेजी उन्होंने अपना कोर्ट का लैंग्वेज बना दिया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि जब देश आजाद हुआ, जब यह मौका मिला कि हम अपना कानून स्वयं निर्माण करें, हम अपनी संविधान सभा बनाएं और उसमें हम अपना संविधान बना लें, अपना कानून बना लें, अपना रूल्स रेगुलेशन बनाएं, अपने तरीके से जिए, यानी कहें कि हम आजाद जब होने लगे, तो हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी गलती की। और इसको गलती भी कहना उचित नहीं है, इसको यह कहिए कि वर्तमान स्थिति को कंट्रोल करने के लिए या वर्तमान स्थिति को लागू करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। चाल ये चली कि भारत में 15 सालों के लिए अंग्रेजी को मान्यता दे दिया। 15 सालों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में, 343 अनुच्छेद 343 देखिए 343, जिसमें यह कहा गया है कि देश की राजभाषा हिंदी तो होगी, हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन 15 वर्ष तक देश की जो भाषा होगी, जो कार्यालयी भाषा होगी, वो अंग्रेजी होगी। और यही चूक जो हुई उस समय, या यूं कहें कि मजबूरी थी हमारी, आज तक हमें इंग्लिश को लेकर चलने पर मजबूर करती है। क्योंकि ये जो 15 साल का समय दिया गया था, अंग्रेजी को मोहल्लत जो दिया गया था कि 15 साल तुम अभी और रुको, अभी और यूज किया जा सकता है तुम्हें, ये 15 साल आज तक खत्म नहीं हुआ। कुछ जरूर सुधार हुए, लेकिन पूरी तरह से हटाया नहीं गया। उसी समय अनुच्छेद 348 में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भाषा पूर्णतः अंग्रेजी होगी, पूर्णतः अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट की भाषा के बारे में कहा गया संविधान में कि अंग्रेजी होगी ये। और उसी में यह भी कहा गया कि इतना ही नहीं, देश के जो उच्च न्यायालय हैं, सारे उच्च न्यायालय, वहां की भाषा भी अंग्रेजी होगी, लेकिन अगर वहां का राज्यपाल चाहे, या वो ये कहिए कि वहां की जो विधान परिषद, विधानसभा है, वो चाहे तो राज्यपाल वहां के किसी भी भाषा को या हिंदी को कोर्ट की भाषा बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। देख रहे हैं ना बात कैसे घुमा घुमा के लिखा गया। 15 साल बाद भी अगर भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी को हटा करके इंग्लिश लागू करना है, हिंदी लागू करना है, तो इसके लिए पहले राष्ट्रपति से इजाजत लो।
और राष्ट्रपति से इजाजत कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। अब देखिए, हम आजाद हो गए हैं, कानून हमें बनाने की स्वतंत्रता है, राज्यों को यह अधिकार है कि वो कानून बना लें, लेकिन कानून स्वयं से लागू नहीं कर सकते हैं, पहले उनको राष्ट्रपति की मजबूत इजाजत लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों को भी इनडायरेक्टली यह कहा गया कि भाई साहब स्वयं आप लागू नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पहले केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति बोले तो केंद्र समझिए, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख। तो केंद्र राष्ट्रपति से इजाजत लेना यानी कि केंद्र से इजाजत लेना। तो ये कितना हौच-पच किया गया। अगर उसी समय ये कह दिया गया होता कि कोई राज्य चाहे वो अपना हिंदी लागू कर सकता है बिना राष्ट्रपति के परमिशन से। परमिशन भी कैसा कहा गया? पूर्व अनुमति लो, यानी बनाने से पहले लो, बनाने के बाद नहीं, बनाने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो देखिए, भारत में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही कोई लिख कर दे सकते हैं। हाई कोर्ट की स्थिति यह है कि कुछ हाई कोर्ट्स ने तो ये लागू कर दिया कि आप हिंदी बोल, यहां पर हिंदी में चल सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रांसलेशन इंग्लिश में देना होगा। तो ये इतनी हौच-पच की स्थिति बनी हुई है अभी भी कि कुल मिलाकर मैं एक बात कहूं तो नाम मात्र का ये छूट दिया गया है कि 348 अनुच्छेद 2 के तहत आप हाई कोर्ट में हिंदी में तो बात कर सकते हैं, कुछ न्यायालयों में जहां जैसा प्रावधान है या वहां के लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, लेकिन यह महज कागजी बात है, होता आज भी इंग्लिश में ही है। नहीं तो गुजरात हाई कोर्ट क्यों कहता कि आप कोर्ट की भाषा इंग्लिश है, इसलिए आप इंग्लिश ही बोलिए। तो वर्तमान स्थिति यह है कि न्यायालयों में आपको इंग्लिश ही बोलनी, इंग्लिश में ही लिखना, इंग्लिश का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये वर्तमान में कोर्ट की स्थिति है भाषा के मामलों में। जहां तक रहा सवाल कि लोअर कोर्ट्स जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो देखिए प्रैक्टिकल में तो ये होता है ना कि वहां की लोकल भाषा में आप बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन आज भी वहां जो लिख कर हम देते हैं ना, या तो आपको उस राज्य की भाषा में देना है या इंग्लिश में देना है। और रियल सिचुएशन ये है कि वहां भी इंग्लिश में ही चलता है। अच्छे वकील इंग्लिश में ही बहस करते हैं, अच्छे जज जो अपने आप को अच्छे कहते हैं वो इंग्लिश सुनना पसंद करते हैं, इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं। तो स्थिति कुल मिलाकर ये कहूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप न्यायालय में जा करके स्वयं से न्याय नहीं मांग सकते हैं, किसी और को पकड़िए वो आपके लिए न्याय मांगेगा, यानी वकील पकड़िए वो आपके लिए न्याय मांगेगा। स्थिति ये है वर्तमान की। देखिए, वीडियो को अब मैं सोच रहा हूं कि यहीं पर रोक दूं, क्योंकि ये हौच-पच हो गया कि हुआ क्या। तो मैं सिर्फ इतना बताया कि भारत के संविधान जब लागू हुआ, जब हम आजाद हो गए, तो अनुच्छेद 343 में कहा गया कि 15 साल तक अभी इंग्लिश ही चलेगी पूरे देश में संघ के भाषा के रूप में। और कोर्ट के बारे में कहा गया 348 में कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा केवल और केवल इंग्लिश होगी। और इसी में एक बात कही गई कि हाई कोर्ट की भाषा ही भी इंग्लिश होगी, लेकिन अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य की भाषा लागू कर सकता है। और कुल मिलाकर इन सारे हौच-पौच में स्थिति यह है कि ये जो 343 कहता है कि 15 साल तक, तो ये 15 साल को बढ़ाया गया, इसलिए न्यायालयों में भी अंग्रेजी का प्रयोग आज भी धूमधाम से होता है और न्यायालय में इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलने पर ऑलमोस्ट प्रतिबंध है। ऑलमोस्ट प्रतिबंध होने का मतलब यह है कि बहुत जिद करिएगा तो ठीक है, हिंदी में आप लिख कर दे दीजिए, लेकिन उसका ट्रांसलेशन भी करके देना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि संवैधानिक स्थिति को विस्तार में समझेंगे, कोई एक्ट है वो समझेंगे, फिर समझेंगे कि इससे अफेक्ट क्या होता है हम, और फिर हम ये समझेंगे कि क्या होना चाहिए। साथियों, वीडियो को छोड़ता हूं यहीं पर, फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में।